स्टूडेंट्स, बेटा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं ये बताया था और उससे रिलेटेड हमने 8 इलस्ट्रेशन तक सॉल्व भी किए। अब देखिए उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए 8th इलस्ट्रेशन तक हमारे हो चुके हैं। 9th इलस्ट्रेशन को देखिए, 9th इलस्ट्रेशन में क्या कह रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द प्रॉफिट ऑफ फिलिप लिमिटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाज 2,50,000। देखो आफ्टर एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। आफ्टर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन शेयर होल्डर में बांटा जाता है एज ए डिविडेंड, कुछ पोर्शन जर्नल लीजर में या अदर लीजर में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आइटम कहलाते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये कह रहा है कि एप्रोप्रिएशन के बाद का हमारा जो प्रॉफिट था वो 250 का था। दिस प्रॉफिट वाज अराइव्ड एट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स। इन आइटम्स को कंसीडर करते हुए इस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया गया था। ये कुछ आइटम्स दिए गए थे जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जर्नल लेजर और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। आपको कहा गया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना। तो यहां पे लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, एक कॉलम बना लो या दो बनाना चाहो दो बना लो, क्योंकि जब हम प्लस माइनस के आइटम इनर कॉलम में लिखते हैं फिर बाहर ले जाते हैं, तो इसलिए दो कॉलम बना लो कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह। पार्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। पर्टिकुलर, डिटेल एंड टोटल अमाउंट। अब देखो बेटा सबसे पहले आपको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 250, लेकिन मैंने बताया था कि उसमें 3-4 आइटम को वापस रीएडजस्ट करना है। कौन कौन से आइटम? एक बताया था ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। भाई अगर आप अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर करते हो वो वापस ऐड करो। टैक्स प्रोविजन, देखो मैंने आपको बताया था कि टैक्स प्रोविजन और टैक्स पेड दोनों अलग अलग होते हैं। टैक्स प्रोविजन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करते समय ऐड किया जाता है और टैक्स पेड को लास्ट में लेस किया जाता है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि ये दोनों चीजें क्वेश्चन में डिफरेंट दी जाती है, लेकिन अगर डिफरेंट ना देके केवल एक वैल्यू दी जाए, या तो आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया जाए या टैक्स पेड दिया जाए, तो दूसरा आइटम भी सेम मानना है। दूसरा आइटम भी सेम मानना है। जैसे इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया जिसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में ऊपर ऐड करेंगे। अब जितने का हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है उतने का ही हमारा टैक्स पेड माना जाएगा, जिसको लास्ट में लेस किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कोई प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड है तो वो वापस ऐड करना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट यहां पे लिखा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया हुआ है 2,50,000 का। यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। भाई इस साल का जो प्रॉफिट है वो हमारा 2,50,000 रुपीज का है। अब इसमें यहां पे एडजस्टमेंट फॉर्म, अब हम एडजस्टमेंट करते हैं कौन से आइटम की? जो आइटम या तो नॉन कैश है या जो आइटम नॉन ऑपरेटिंग है। एडजस्टमेंट फॉर भी मत लिखो बल्कि सीधा लिखो। देखो कौन कौन से आइटम रीएडजस्ट करने हैं। एक तो मैंने बताया था ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। भाई अगर आप अपने प्रॉफिट का कुछ भी पोर्शन किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, तो इस क्वेश्चन में दिखा रखा था ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। भाई इस साल 17,500 रुपीज जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किए गए, तो ऐड करोगे ट्रांसफर टू जर्नल
रिजर्व। जर्नल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है? 17,500। इसके बाद ठीक है बेटा, एक तो आपने ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व को ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरा आइटम इसी में दिया हुआ है टैक्स प्रोविजन। तो यहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में कितना था? 35,000। ठीक, इसके अलावा देखो कोई आपके पास प्रपोज डिविडेंड हो, इंटरिम डिविडेंड हो नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं है, केवल ये दो आइटम ही एडजस्ट करने के थे। तो यहां से आपके पास आ गया 3,02,500। ये आपके पास हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट 3,02,500। अब यहां पे आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,02,500। इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर, किसकी एडजस्टमेंट? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऐसे आइटम्स के एडजस्टमेंट जो कि या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, उनको एडजस्ट करो। तो देखो बेटा कौन कौन से आइटम बच रहे थे। जैसे पहला आइटम दिया था डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। भाई सर आपने मशीन पे 20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया है। आपको पता है हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने में लेस करते हैं, जबकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, उसको प्रॉफिट में वापस ऐड करना है। तो पहला आइटम जो आप ऐड करेंगे दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का डेप्रिसिएशन है? 20,000। ठीक, दूसरा आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से होने वाला लॉस आपने अपने प्रॉफिट में से लेस कर रखा है, जबकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो प्रॉफिट में वापस ऐड करो। और तीसरा आइटम गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ जस्ट लाइक एज ए डेप्रिसिएशन है, तो इसको भी वापस प्रॉफिट में ऐड करो। गुडविल रिटर्न ऑफ क्योंकि नॉन कैश आइटम है। गुडविल रिटर्न ऑफ कितने की गुडविल राइट ऑफ की जा रही है? 9,000 रुपीज। ठीक, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट हो चुका, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व एडजस्ट हो चुका, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। भाई फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स को बेचने से गेन हो रखा है, उसको लेस करो। लेस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से आपको गेन हुआ था, आपने उस गेन को अपने प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड कर रखा है, जबकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो उसको लेस कर दो 8,000 रुपीज। ठीक है, सारे आइटम हो गए। तो बेटा सारे आइटम हो गए, यहां से 8,000 ही था ना? यस। तो यहां से कितना बचा? 23,000 ऐड कर दोगे ये टोटल। भाई 22 33 में से 8 31 में से 8 गया 23 ऐड करोगे कितना आ गया? 3,25,500। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसको लिखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,25,500 रुपीज आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दो कॉलम बनाए जाएंगे, एक कॉलम रिगार्डिंग टू ऐड एंड सेकंड कॉलम रिगार्डिंग टू लेस। ऐड एंड लेस दो कॉलम बनाओ। अब इसमें एडजस्टमेंट करो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग। तो देखो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में नीचे आपको दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। लास्ट ईयर बैलेंस था 18 में था 50,000 का और 19 में हो गया 62,000। ड्यूरिंग द ईयर आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 12,000 रुपीज इंक्रीज हो रही। ट्रेड रिसीवेबल जो करंट एसेट्स है, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है लेस करोगे, इंक्रीज इन
ट्रेड रिसीवेबल्स कितना इंक्रीज हो रहा है 12,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड है ट्रेड पेबल्स, लास्ट ईयर 55, करंट ईयर में 45, 10,000 रुपीज डिक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब हमने उनको पेमेंट की है, उसको भी क्या करेंगे लेस, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना डिक्रीज हो रहे हैं 10,000 रुपीज। इन्वेंट्री 12 से 8 डिक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट डिक्रीज होते हैं, ऐड करेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज हो रहे हैं, लेस करेंगे, इंक्रीज हो रहे हैं ट्रेड पेबल्स। सॉरी बेटा मैं उल्टा दे दिया ट्रेड पेबल्स को, बेटा सॉरी ट्रेड पेबल्स को अपोजिट देंगे। ट्रेड पेबल्स 45 से 55 हो रहे हैं, यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो ऐड करना होता है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। कितना इंक्रीज हो रहा था 10,000, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं इन्वेंट्री 12 से 8 करंट एसेट्स है, डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट डिक्रीज होती है तो ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना डिक्रीज हो रही है 4,000। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, भाई आपको कोई इनकम एडवांस में मिली हुई है, एडवांस इनकम आपके लिए करंट लायबिलिटी होती है। लास्ट ईयर था 8,000, करंट ईयर में रह गया नहीं, इसका मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है क्या करेंगे लेस, डिक्रीज इन एडवांस इनकम। कितना डिक्रीज हो रही है 8,000 रुपीज। फिर अगला आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी करंट लायबिलिटी होते हैं। लास्ट ईयर था 6, करंट ईयर में रह गया 3,000, ड्यूरिंग द ईयर 3,000 रुपीज डिक्रीज हो रहे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना डिक्रीज हो गया 3,000 रुपीज। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स, लास्ट ईयर नील, करंट ईयर में 5,000, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है क्या करोगे लेस, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीजिंग प्रीपेड एक्सपेंस। कितना इंक्रीज हो रहे हैं 5,000, ठीक है बेटा, और कुछ नहीं है, सारे आइटम हो गए। अब देखो यहां से ऐड का आइटम है 14,000 रुपीज, ये ऐड करो 3,39,500, लेस टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 12 प्लस में 28, यहां से 28,000 लेस करो, कितना बच गया 3,11,500 रुपीज बच गया। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल चेंज होने के बाद का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से अगर टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है तब तो इसको लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, नहीं तो पिछले क्वेश्चन में इसी को ही कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना गया था, लेकिन फिलहाल ये नहीं है। ये आपके पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स पेड और रहेगा। हालांकि टैक्स पेड नहीं दे रखा, लेकिन मैंने बताया था कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा है तो उसको ही टैक्स पेड मानना है। तो टैक्स पेड भी कितना हो जाएगा वही 35, इसको लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 3,11,500। इसमें से लास्ट में लेस करो टैक्स पेड। कितने का टैक्स पेड है 35,000 रुपीज का, ये टैक्स पेड माइनस करती है, कितना बच गया 3,11,500 में से 35,000 रुपीज माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा 3,76,500। मेरे ख्याल से ये आ रहा है, चेक करना 2,76,500, ठीक है।
अब देखो ये लास्ट में लेस टैक्स पेड आपने लेस कर दिया, तो ये जो बैलेंस बचता है इसको कहेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां लिख देना नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का इनफ्लो। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो इसके बाद जो 12th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में ये कहा गया है चार्ज लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन एसेट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 7,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 3,000। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू regarding value of current assets and current liability is as follow। तो देखो इसमें कह रहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर ट्रेड रिसीवेबल शोज एन इंक्रीज ऑफ 6,000, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज 6,000, प्रीपेड एक्सपेंस 200 एंड आउटस्टैंडिंग डिक्रीज 2,000। तो एसेटेन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, नेट प्रॉफिट दिखा रखा है 1 लाख, इसमें एक आइटम दिया हुआ है जो टैक्स की कैलकुलेशन करने में, टैक्स से पहले के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में वापस एडजस्ट होगा, दैट इज ट्रांसफर टू जर्नल लीजर। भाई इस साल आपने जर्नल लीजर में 30,000 रुपीज ट्रांसफर किए, तो यहां पे पहले वर्किंग नोट में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें हमने लिखा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर उसमें यहां पे एडजस्टमेंट फॉर्मेट, किस किस के एडजस्टमेंट करोगे, डेप्रिसिएशन की, गुडविल रिटर्न ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन को लेस करोगे, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की एक्चुअल पोजीशन ना देख के आपको बैलेंस दे दिया, मतलब कि सीधी वैल्यू दिखा रखी है। भाई नीचे कह दिया कि ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल शोज एन इंक्रीज ₹6,000, हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 6,000 रुपीज इंक्रीज हुए। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है, क्या करोगे, लेस। इसी प्रकार ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है 10,000, करंट लायबिलिटी इंक्रीज है, ऐड, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, लेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, लेस। ठीक है, हो जाएगा, टैक्स पेड है नहीं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 11th क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको निकालना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऊपर लिख दिया गया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दे रखा कि भाई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इतने का है, इतना अमाउंट जनरल लीजर में ट्रांसफर है, ऐसा नहीं दे रखा, बल्कि 2 डिफरेंट ईयर्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। बैलेंसेस को देखकर आपको करंट ईयर का प्रॉफिट, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये चीजें निकालनी पड़ेगी। अब जैसे सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है 2 इयर्स के, एक तो 2017 के और 2018 के। अब आप देखो 2017 में प्रॉफिट का बैलेंस था 3 लाख रुपए, जबकि 2018 में प्रॉफिट का बैलेंस हो गया 2,50,000। तो बात आती है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 लाख से 250 आ गया, क्यों भाई, किस वजह से, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमें 50,000 का लॉस हो रहा है। अगर यही बढ़ता, इंक्रीज होता, तो आप ये कहते हैं प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का बैलेंस हटा दो, बाकी करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ना देख के लॉस देखा रखा है 50,000 का। अब इसमें वो 3 आइटम चेक करो कि क्या तीनों आइटम है, नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। ना तो कोई जनरल रिजर्व है, ना तो कोई रिजर्व है, ना कोई टैक्स प्रोविजन है, ना कोई परपोज डिविडेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस है तो उसको ब्रैकेट में दिखा देना। तो सबसे पहले लिखोगे लॉस। अब इस क्वेश्चन में लॉस है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, जिसको ब्रैकेट में शो करो। ठीक है,
अब इसके बाद लिखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐसे आइटम्स की एडजस्टमेंट करना जो या तो नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। चेक करो कौन कौन से आइटम है। जैसे सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। हालांकि बेटा आपको बता देता हूं, जैसे आगे जाकर जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको एसेट्स का भी बैलेंस देगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसमें हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में एसेट्स का कोई बैलेंस नहीं दे रखा, सीधा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। अब देखो पिछले साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 60,000, करंट ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 80,000। तो बात आती है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से? इस साल के डेप्रिसिएशन की वजह से। आप प्लस वन में ध्यान करो, डेप्रिसिएशन का चैप्टर करते थे, उसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक था, जिसमें क्या होता था कि किसी भी ईयर का डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट्स पे ना लगा के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस इंक्रीज होता है। तो इस साल हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस साल हमने 20,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सीधा लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिख दो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दो, डेप्रिसिएशन। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20,000 हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस छोड़ दो क्योंकि वो बाद में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के पार्ट में आएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, गुडविल। अब देखो गुडविल आपके पास लास्ट ईयर थी 40, करंट ईयर में 32। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। आपको बताया हुआ है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली सेल आउट नहीं होती। वैसे तो गुडविल एक फिक्स एसेट्स है। आगे जाकर जब बड़े क्वेश्चंस करोगे तो उसमें कई जगह पर आएगा बिल्डिंग, पिछले साल था 5 लाख, करंट ईयर में हो गया 4 लाख, तो 1 लाख का जो डिफरेंस होता था उसको मानेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग और इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। गुडविल अगर इंक्रीज होती तो आप उसको लिखते परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग में दिखाते। लेकिन अगर गुडविल का बैलेंस कम हो रहा है तो गुडविल सेल नहीं की जाती। आपको पता है इंटेंजिबल एसेट से सेल नहीं होती। अगर गुडविल का बैलेंस कम हो रहा है तो उसको माना जाता है गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यहां पे एडजस्टमेंट फॉर्म में उसको ऐड करेंगे। तो यहां पे आपकी गुडविल 8,000 रुपीज कम हो रही है, इसका मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर गुडविल को राइट ऑफ किया है। तो यहां पे लिखो गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने की गुडविल राइट ऑफ की जा रही है? 8,000 रुपीज की, ठीक है। इसके बाद गुडविल के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैंने बताया था अगर हम किसी भी प्रकार का प्रोविजन बनाते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एटसेट्रा, तो वो नॉन कैश आइटम होते हैं। प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आपने इस प्रकार के प्रोविजन को लेस कर रखा है, इसे वापस ऐड करो क्योंकि नॉन कैश है। जैसे पिछले साल प्रोविजन था 10,000 का, इस साल प्रोविजन हो गया 14,000। तो इस साल हमने कितने का प्रोविजन बनाया? 4,000 का। अच्छा, अगर ये प्रोविजन कम होता तो हम ये मानते कि ऑलरेडी हमने ज्यादा प्रोविजन बना रखा है, उसमें से कुछ प्रोविजन राइट ऑफ कर दिया, उसको हमने प्रॉफिट में क्या कर रखा है? अगर कम हो रहा है प्रोविजन का बैलेंस तो उसको हमने प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, उसे लेस करो। और अगर यहाँ पे प्रोविजन बढ़ रहा है, इसका मतलब इस साल हमने प्रोविजन बनाया है, उसे वापस ऐड करो। यहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करंट ईयर का कितने का हो गया? 4,000 का। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, बाद में देखेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस को देखना ही नहीं है क्योंकि मैंने बताया था हालांकि ये करंट एसेट्स है लेकिन इनको कैश इक्विवेलेंट माना जाता है तो इनको एडजस्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल एडजस्टमेंट फॉर्म में ये 3 आइटम ही है, इन तीनों को एडजस्ट करो। कितना हो गया? 32। अब ये हमारे पास 50,000 का नेगेटिव बैलेंस था यानी कि लॉस था, और ये 32 प्लस का आइटम है। -50 में से 32 माइनस करोगे तो यहाँ पे 18,000 का नेगेटिव बैलेंस बचेगा। इसको कहेंगे ऑपरेटिंग लॉस बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये कहलाएगा ऑपरेटिंग लॉस
बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले का लॉस कितने का आ गया? 18,000 का। अब आ जाओ आप वापस से अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की पोजीशन पे। दो कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम ऐड के लिए और एक कॉलम लेस के लिए। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की पोजीशन देखो। पहला आइटम बैलेंस ऑफ P&L नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं। पहला आइटम दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस। बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी है। लास्ट ईयर 18,000 थी, करंट ईयर में हो गई 15,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस डिक्रीज हो रही है। अगर कोई भी करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है, आप उसको क्या करोगे? लेस। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी डिक्रीज हो रही है? 3,000 रुपीज डिक्रीज। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। लास्ट ईयर था बेटा 6,000, करंट ईयर में हो गया 9,000। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स है, 6 से 9 इंक्रीज हो गए। अगर कोई भी करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे क्या किया जाता है? लेस। इंक्रीजिंग प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी कितना इंक्रीज हो रहा है? 3,000 रुपीज। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस के बाद अगला आइटम गुडविल नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। लास्ट ईयर था 140 का, करंट ईयर में हो गया 98। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स 140 से 98 पे पहुंच गया, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे। और कोई भी करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो उसे क्या करेंगे? ऐड। ऐड में लिख देंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना डिक्रीज हो रहे हैं? 42,000 डिक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, इसका कुछ नहीं करना है क्योंकि ये कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। और कोई करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी बची है तो अब इनको एडजस्ट करो। बेटा 42 ऐड हो जाएगा। अब देखो 18,000 माइनस का है, 42,000 प्लस का, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा? 24। फिर 3 और 3 6, ये तीन दोनों आइटम माइनस होने, ब्रैकेट में दिखा दो। 24 में से 6,000 चले गए, कितना बच गया? 18,000। ये जो 18,000 पॉजिटिव अमाउंट बचा है इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें से टैक्स पेड को माइनस किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं दे रखा। अगर टैक्स पेड नहीं है तो इसको ही क्या कहा जाएगा? कैश फ्लो। और क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए क्या कहा जाएगा? नेट कैश इनफ्लो। इसको लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश इनफ्लो कितने का हो रहा है? 18,000। 18,000 का कैश आपके पास आ, ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 12 इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा भी आप लोगों ने 11th क्वेश्चंस को किया। एक बार ऑरली चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। भाई आपसे ये कह रहा है कि कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब डिटेल्स में आपके पास P&L का बैलेंस दिया हुआ है। अब देखो प्रीवियस ईयर को बाद में दे रखा है, करंट ईयर पहले दे रखा है। प्रीवियस ईयर में P&L का बैलेंस था 120, करंट ईयर में P&L का बैलेंस है 1,10,000। इसका मतलब सीधा सीधा लॉस ड्यूरिंग द ईयर है 10। अब आप देखो कौन कौन सा आइटम एडजस्टमेंट फॉर का है। भाई ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। गुडविल नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, ट्रेड पेबल, पहले वो 3-4 आइटम तो है, ठीक है। अच्छा एडजस्टमेंट फॉर में केवल किसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं? बाकी सारे आइटम तो नॉर्मल है, केवल एक गुडविल है। लेकिन गुडविल में भी आप देखोगे लास्ट ईयर बैलेंस है 76, करंट ईयर में बैलेंस है 80,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर गुडविल हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर ये डिक्रीज होती तो हम उसको कहते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ
और यहां पे उसको ऐड कर देते। लेकिन अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है, साल के दौरान गुडविल किस वजह से बढ़ती है? भाई गुडविल बढ़ने का एक ही रीजन है, आपने गुडविल को परचेज किया होगा। तो इसको परचेज ऑफ गुडविल मानते हुए कहां पे लेके जाएंगे? इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में इसका कोई रोल नहीं है। अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है तो उसको गुडविल रिटर्न ऑफ माना जाता है, ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। इंक्रीज हो रही है तो उसको परचेज ऑफ गुडविल माना जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करना। तो देखो इसमें एडजस्टमेंट फॉर का तो कोई आइटम ही नहीं है। बाकी बचे ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस और ट्रेड पेबल्स। ये चारों किसका आइटम है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद करके देख सकते हैं। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें इनकम भाई आपसे कह रहा है कि फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। फिर लास्ट में कह रहे हैं कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 45,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लॉस ड्यूरिंग द ईयर 45 दिखा रखा है। क्या एडजस्टमेंट फॉर का कोई आइटम है? तो आप ये देखो यहाँ पे जो आइटम दिखा रखा है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिखा रखा है, जो एडजस्टमेंट फॉर में आते हैं। बाकी के जो शॉर्ट टर्म लोन्स है, क्रेडिटर्स है और बिग पी है, वो तो एक तरीके की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है, वो तो नीचे एडजस्ट होंगे। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की बात करें, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज होता है तो हम मानते हैं कि हमने इस साल प्रोविजन और बनाया, प्रॉफिट में ऐड करो। अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब होता है कि ऑलरेडी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया हुआ था वो ऑलरेडी ज्यादा था, जिसकी जरूरत हमें नहीं। तो एक्सेस प्रोविजन को हम क्या कर देते हैं? वापस राइट बैक कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। हमने उसको प्रॉफिट में ऐड कर रखा है तो उसको क्या कर देना? लेस। ठीक है, और बाकी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी की पोजीशन है। तो देखो बेटा ये 13th इलस्ट्रेशन तक सॉल्व कर लेना, बाकी के क्वेश्चन कल कंटिन्यू करते हैं। कल से थोड़े सही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इस टॉपिक पे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।